मैं लड़का बनकर एक हॉस्टल में रहती थी। जिस कमरे में रहने लगी वहाँ सिर्फ लड़के ही रहते थे। उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वो रोज़ मुझसे मज़ा लेने की ख्वाहिश करता, लेकिन मैं उसे मना कर देती कि मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं। लेकिन एक दो बार उसने मुझे सोते हुए हाथ लगाया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ और लज्जत भी मिलने लगी। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मैं सोने की नाटक करती और वो लड़का मुझे हल्का फुल्का हाथ लगाकर मुझे लज्जत देता। एक रात मैं अपने नीचे वाले कपड़े के बिना ही सो गई। मुझे पता था कि आज इस लड़के को पता चल जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। जैसे ही रात हुई तो सोने का फिर से नाटक किया। अगले ही लम्हे मेरी रूह फना हो गई जब वो लड़का हाथ में मेरे दोनों, मैं और मेरा एक लड़का साथी उसके कमरे में रहते थे और ये मेरा अपने मकसद की तरफ पहला कदम था। रात को मैं इस लड़के की मौजूदगी में सही से सो ना सकी, मगर मेरे कपड़ों या मेरे पहनावे की वजह से वो मुझे भी लड़का समझ रहा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ था जबकि मैं थोड़ा झिझक रही थी और इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही थे। मुझे कोई भी नोट नहीं कर रहा था। अब मैं डर थी, लेकिन रात होने वाले वाक़े ने मुझे ज़रा सा खौफ ज़्यादा कर दिया था। मेरी आंख लगी अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में बहुत से लोग हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा उठकर देखूं, मगर आंखें बंद किए मैं लेटी रही। कमरे में अजीब सी बू आने लगी। मेरा सांस लेना दो बार हो गया था। मैं खांस से उठ बैठी। मुझे देखकर उन सब के हाथ में एक पल को मेरे घर फिर सब मसरूफ़ हो गए, लेकिन मेरी आंखें तो हैरत से खुल चुकी थी। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मैं बहुत गलत जगह पहुंच चुकी हूं। सामने 5 लड़के थे जो कि नशे में धुत थे, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी एकदम साथ लेट गई। नींद तो मुझे किसी सूरत नहीं आनी थी। काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे, लेकिन मैं भी लेटी रही। फिर अचानक वो लोग तेज़ तेज़ हंसने लगे। मैं पल भर को डर गई, लेकिन फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मैं समझी सब सो गए। डरते मैंने ज़रा सा झांक कर देखा तो झटके से उठ बैठी, क्योंकि वो 5 लड़के ज़मीन पर आड़े तिरछे लेटे थे और कमरे में सिर्फ उनके खराटों की आवाज़ें थी। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा और इस सब में मुझे अपने आप को काबू रखना है। अगली सुबह में सब लड़के मामूल के मुताबिक थे, लेकिन मैं सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने हॉस्टल के मालिक से कहा मुझे दूसरे कमरे दे दे। उसने मुझे इस कमरे में शिफ्ट कर दिया। जैसे लड़के के साथ अब मैं रह रही थी वो ठीक था। मैंने एक रात जाग कर भी देखा कि वो अभी ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं काफ़ी मूड में थी। अगले दिन मैं अपनी मंजिल की जानब जा रही थी जब अचानक मेरी नज़र नीचे वाले कमरे पर गई। वो कमरा बंद था और उसके पास एक चौकीदार बैठा था। मुझे लगा अजीब लगा। ये कमरा लड़कों का है और ये किसी पर्देदारियाँ और ये तालियाँ मुझे इतना अजीब लगा। मगर इससे भी बड़ी बात इस चौकीदार का मुझे घूर रहा था। मैं किसी भी सूरत पर किसी को शक नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ज़रा गला खंगार कर बोली, चचा क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो? मेरी आवाज़ भारी थी, इसलिए चचा ने कहा, अरे पुत्र तुम्हें देखकर तुम बताओ कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं गांव से आया हूँ, यहाँ नौकरी मिली थी अच्छी, इसलिए आ गया। मैं वहाँ से निकल गई, वरना चौकीदार के सवाल मज़ीद बढ़ जाने थे। बाहर निकलकर मैं इसी शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करने लगी। पहले जब मैं बाहर निकलती तो खुद को ढांप कर निकलती, और अब ऐसे दंदनाते हुए फिरने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती। लोग मुझे देख रहे थे, मगर मुझे यही डर था कि कोई मुझे पहचान न ले। मैं शाम को खाली हाथ वापस आई तो सामने ही वो नशा करने वाले लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, अबे तू दूसरे कमरे में क्यों चला गया? मैं उसकी बात का जवाब देती इससे पहले एक लड़का बोला, लगता है इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। मैं इन सबको देख रही थी जो बेफजूल की बातों पर हंसते रहे। जल्दी से वहाँ से चली गई। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने उठी। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था और वो कमरे में मौजूद लड़का दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था।
मैं उठी और पानी पीने कमरे से बाहर चली गई। बरामदे के पास गुजरते हुए मुझे कमरे में से ही वही बदबू आई, यानी रोज़ रात को लड़के यहाँ यही करते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि ये कैसे लोग हैं, अपना आप बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर मुझे क्या, मैं वापस जाने के लिए पलटी तो अचानक सामने से एक साया गुजरा। मैं समझी कोई लड़का होगा, इसलिए आगे चल दी, मगर फिर से ऐसा ही महसूस हुआ और साया ज़मीन पर वाज़िह था। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अचानक आंखें खोल कर देखा तो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे वाला लड़का था। मैं हड़बड़ा कर उठी। उसने परेशान मुझे देखा और बोला, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने रात वाला मंजर आया। मैंने उस लड़के को देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे? उसने कहा, यही तो मैं परेशान हूँ। और आज जब मैं उठा तो तुम कमरे में नहीं थे। मैं बाहर देखा तो ज़मीन पर गिरे हुए थे और बेहोश थे। जब से अब होश में आए, तुम्हारे किसी जानने वाले का भी पता नहीं था, वरना उसको बुला लेते। मैं भी थक गया था तो मैं जगा कर मैंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और बोला, नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे, तुम परेशान ना हो। और लड़का चला गया, मगर मैं अभी भी परेशान बैठी थी। वक़्त देखा तो जल्दी से उठी, मगर मुझे फिर से चक्कर आने लगे। खड़े होते हुए मुझे बहुत थकावट महसूस होने लगी, बहुत घबराहट महसूस होने लगी। इस पर ना जाने मेरे साथ रात क्या हुआ। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। खुद को समझते हुए मैंने ठंडे पानी से नहाई और काफ़ी हद तक जो इसमें वापस आई। कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र इस ताले वाले कमरे के पास रुक गई। कुछ था जो मुझे बार बार इस तरफ मतवज्जा कर रहा था। मैंने इस ताले को हाथ में लेना चाहा, पर किसी ने भारी हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे अपना कंधा टूटता महसूस हुआ। मैं जल्दी से पलटी और हाथ झटक दिया। देखने पर मालूम हुआ ये तो वो चौकीदार था जो मुझे तेज़ नज़र से देख रहा था। मैंने कहा, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? उस चौकीदार ने कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उसके उल्टे सवाल करने पर हैरान थी। मैं आगे चली गई, मगर मुझे अपने पीछे पर चौकीदार की नज़र महसूस हो रही थी। मैंने पलट कर देखा, चौकीदार था। मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द इस जगह से निकलना था, लेकिन मेरा मकसद मुझे अभी और पूरा करना था। मैं चौकीदार के पास चली गई। जब किसी को फ़ोन पर बात करते सुना, यहाँ से आज यकीनन वापस नहीं जाने का देंगे, जो भी होगा इसकी सोच से ज़्यादा होगा। पहले तो बच गई, मगर अब इसका बचना मुश्किल है। मैं फ़ौरन समझ गई ये मेरी बातें कर रहे हैं, मगर इस वक्त इनके सामने जाने से मेरा नुकसान न हो जाए। मैं डर गई, मगर ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं था। इस दिन के लिए मैं कितने मुश्किल काम करके आई हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। जो भी करना है जल्दी ही करना है। और वैसे भी तो यही सोचा था मैंने, अब क्या डरना। मैं सीधा कमरे से चली गई, मगर किसी ने कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जिससे मैं डर रही थी। यानी ये सब एक तूफ़ान बताया गया था, जबकि हुआ कजोंका था। मैं नडर सोफे पर टांग रख कर बैठ गई। पांचों लोग कमरे में मौजूद थे, लेकिन उन्हें मेरे किसी भी अमल से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं ऐसी ही उलझन में मुब्तला थी जहां मेरी नज़र सामने दीवार पर मौजूद शीशे पर गई। अचानक मेरी उलझन दूर हो गई। मैं पागल ना जाने क्या समझ रही थी, और अब मैं तो कहीं से लड़की नहीं लग रही थी, तो ये लोग मुझे पहचानते कैसे? अपनी कम अकली पर मुझे हंसी आ रही थी। इतना सब सोचा, खौफ डर सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये जो हालत बाहर थी अब गैब होने लगी। मुझे अपनी हालत पर और काम करना था, और खुद मादी का मुजाहरा करते हुए लड़कों की तरह अकड़ कर बैठ गई। तो शख्स जो मुझे ज़रा जांच रहे थे वो भी मुतमिन से हो गए। मैं अब इस जगह को देख रही थी और अपने इर्द गिर्द का मुआयना करने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। क्या मैं यहाँ आई थी? कैसे इस जगह की दीवानी हो गई थी? मगर आज मैं इस जगह को हकारत से देख रही थी। यहाँ मेरा दम घुटने लगा था, मगर मैं फिर भी आज वो काम करके यहाँ से जाऊँगी। फिर जैसे उन लोगों ने वो सब किया, मैं बदला लूँगी। यही आहत करके मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बच्ची बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी, मगर वो औरत पत्थर की बनी हुई थी। शायद बच्ची अब रोने लगी थी, मगर वो औरत इस आदमी के बात छोड़कर उसे कहीं चली गई। फिर उस बच्ची का रोना तो तड़पना उस दिन से शुरू हो गया, मगर इसका हाल देखकर माँ को रहम ना आया।
उस दिन से रात वो औरत ऐसे ही बच्ची को छोड़कर जाने लगी और वो बच्ची माँ के को समझने लगी। वक्त पर लगा कर उठ गया। वो बच्ची अपनी माँ को समझने लगी, उसकी पहली सुलझाने लगी। माँ का स्पाट चेहरा मुझे अब भी सब कुछ बताने लगा। एक दिन माँ नहीं आई और अपनी बच्ची बोली कि अम्मा ने भेजा है, मगर अम्मा नहीं आएगी। और अम्मा भी कहीं छुप कर बैठी थी। अम्मा की अंगूठी जो हर वक्त हाथ में पहनी थी, मरती क्या ना करती, इस बच्ची को अपनी बहन समझकर साथ रख लिया। और वो मेरी माँ की बेटी, मेरी बहन थी। मामू ने ये कहकर घर से निकाल दिया कि अब्बा के मरे हुए 3 साल हो गए, ये बच्ची फिर कैसे मेरी बहन हुई। लेकिन मैं ना मानी और इसको हाथ था मैं अपनी माँ के खाला के पास चली गई। वही तो थी जो इस मुश्किल वक्त में मुझे और छोटी को पनाह दे सकती थी। उसने हमारा ख्याल रखा था। लेकिन सब में मेरे जहन में ये सवाल कर गया, अम्मा कहाँ है। मैं अक्सर खाला अम्मा से ये बात पूछती और वो बात घुमा देती। ऐसा क्यों करती वो मैं इस वक्त ना समझ सकी। मगर अब ये साया हट गया और सच का सामना मैं कर नहीं पा रही थी। अब मुझे बस अम्मा से मिलना ही था, जो इसी सब का सही मतलब बता सकती थी। मगर अम्मा से मैं कैसे मिलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब खाला अम्मा की बात करने लगी तो मैंने इससे पूछा कि अब तो बता दे अम्मा कहाँ है। मेरी उम्मीद थी कि खाला आज बता देगी। खाला अम्मा ने कहा कि बेटी बस मैं इतना जानती हूँ कि तेरी माँ किसी ने अपने पास बहुत इज्जत से रखा है, उसे बड़े मान और इतबार से इसका साथ मांगा। मैं भी मान गई, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि क्या बस अम्मा के बारे में यही बात है, मुझे ये बता दे कि वो कहाँ है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं तड़प रही हूँ अपनी माँ के लिए। अब बस एक उम्मीद मिली है कि अम्मा से मैं मिल सकूँ। खाला अम्मा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं नाउम्मीद खड़ी, जबकि खाला अम्मा ने कहा बस ये पता है कि इस खत में रास्ता है, इस जगह को ढूंढ लो। मैंने वो खत ले लिया। उस खत को पढ़े बगैर ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मिल गई। मगर आगे के मरहले में मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने वो खत पढ़ा तो मुझे लगा ये नामुमकिन है। मैंने फ़िलहाल ये बात छोड़ दी। वहाँ तक जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन ही था। मैं बस में बैठ गई। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया और मैं माँ को ढूंढने की ज़िद तकरीब छोड़ चुकी थी। वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब खाला अम्मा हमें रोता तड़पता छोड़ गई। सिर्फ एक लम्हे में मुझे लगा जैसे मैं पथराले सहरा खड़ी हूँ, कोई साहब नहीं। इस जालिम दुनिया में एक खाला अम्मा थी जिन्होंने हम दोनों बहनों को संभाला हुआ था, और अब तो वो भी चली गई। लोग बहुत थे, इतना महसूस ना हुआ, लेकिन सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और मैं ये बात खामोशी रफ्ता रफ्ता वक़्त ने मुझे काफ़ी समझा दिया था। इस इलाके में रहते हुए हमें काफ़ी वक़्त हो गया था, इसलिए लोग बहुत शफ़क़त से पेश आ रहे थे। लेकिन ये सब वक्ती था और मैं ये बात ना समझ सका। एहसास इस वक्त हुआ जब खाला अम्मा के भतीजे ने मुझे और मेरी बहन को ज़बरदस्ती बारिश में इस घर से निकाल दिया। मैं बेयारो मददगार गाड़ी रात के इस पहर अपने मामू के घर गई और उनसे मदद मांगी, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके। बस उन्होंने एक बहन को अपने पास रखने का बोला। मैं अपने पास गाड़ी प्यारी सी बहन को देखा जो कि सही सहमी हुई थी। एक लम्हा लगा मुझे फैसला करने में। मैं अपनी बहन के मामी के पास छोड़कर अनजानी मंजिल की तरफ चल दी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अचानक मैं गिर गई। बैग से रुमाल निकलने लगे तो इस खत पर नज़र गई। शायद यही था मेरी ज़िंदगी का मकसद। मैं वहाँ से निकलती चली गई, मगर इस बरसात के बाद दिन रोशन था। मैं अभी भी खुद को अंदर में घबरा रही थी। जब सर पर किसी ने अपना हाथ ना हो तो फिर दुनिया में भी अकेला इंसान होता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी था। मगर मेरा मकसद इतना मामूली नहीं था, इसलिए मुझे आने वाले वक्त के लिए कुछ करना था, जैसे मेरी ज़िंदगी आसान बन जाती। वरना जो अजाब मुझे समझा आ रहा था वो आगे जाकर बढ़ने वाले थे। मरती क्या ना करती, निकल पड़ी अपनी असलियत छुपाकर, अपनी ही शनाख्त छुपाकर एक नई पहचान ले। मैं अनजानी दुनिया में अपनी माँ को ढूंढने आई थी। इस हद के मुताबिक मेरी अम्मा इस बदनाम जगह पर थी, मगर यहाँ तो मुझे हर बुराई नज़र आ रही थी। अम्मा तो इस जगह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर कैसे मैं माजी के समंदर में गिर गई जब किसी ने मेरे कंधे को झंझोड़ा और बोला कि ये जगह ऐसी ही है, यहाँ तो शैतान भी सो जाए
तो फिर बंदा इंसान है। मैं इसे इंसान की बात अच्छे से समझ गई, लेकिन खामोशी नहीं, क्योंकि अभी कोई भी कदम मेरी मंजिल से दूर कर सकता था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, वहाँ का माहौल देखकर मुझे लगा मैं गलत जगह आ गई। एक और रास्ता गुजर कर मुझे लगा मैं किसी शादी में आ गई हूँ। चारों तरफ रोशनी, रंगीन पर्दे, ये सब था, मगर इस वक्त तो ये बात मुझे समझ ना आ रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद सजी संवरी औरत मेरे पास आई। मैंने उसे देखा, कुछ याद आया, मगर समझ ना आया कि इसकी हमराही में अंदर चली गई। वहाँ कोई औरत संगार पर खड़ी थी, मेरी तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन मैं इस वक्त नॉर्मल खड़ी थी। वो औरत एकदम पलटी और मेरे आंसू गाल पर छलक पड़े। उनकी नज़रों में कितना सुकून पहुंचा था। उनकी आंखों को देखकर मेरी रूह तक में सुकून उतरा था। अचानक मैं होश की दुनिया में वापस आई और सामने मौजूद हस्ती को देखकर मुझे वहाँ अपना दम घुटता महसूस हुआ। मैं तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया, उधर ही निकलता गया, मगर मेरी धड़कनें मुझसे संभल नहीं रही थी। मैं सड़क पर चल रही थी, मगर दिमाग वहीं रह गया था। समझ नहीं रही थी मैं सड़क पे चल रही थी, मगर दिमाग वहीं रह गया था। नाजरीन, आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।